शादी के 6 महीने बाद भी अपनी पत्नी के प्यार को तरस रहा था मयंक। वजह थी मयंक की साधारण सी छवि और साधारण सी नौकरी। कोई बनावट नहीं, संयम से काम लेने वाला। गुस्सा तो मयंक को आता ही नहीं था। अपनी प्राची को देखते ही मयंक पसंद कर लिया था। गेहुआ रंग, तीखे नैन नक्श के साथ बला की खूबसूरत थी प्राची। बस एक ही कमी थी उसमें कि वो खुद की तुलना हमेशा दूसरों से करती थी। इस शादी के लिए भी वो राजी नहीं थी, पर पिता की बीमारी और माँ के भारी भारी डायलॉग के सामने उसकी एक न चली। वो किसी को बोल ही नहीं पाई कि उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं, और ना ही उसे किसी ने कुछ पूछा, क्योंकि सभी जानते थे अल्हड़पने में प्राची गलत फैसला ही लेगी। फिर मयंक बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ लड़का था, तो चट मंगनी पट ब्याह करने वाली बात हो गई। और हद तो तब हो गई जब प्राची की पक्की सहेली की शादी एक बहुत ही अमीर घर में तय हो गई। फिर तो प्राची के जलने की कोई हद न रही। एक तो शादी के लिए किसी ने उससे कुछ पूछा नहीं, और शादी की तो एक मामूली सी नौकरी करने वाले से। प्राची की नज़र में अंदर ही अंदर घुट रही थी, और उसका सारा गुस्सा बाहर निकला। शादी की पहली रात को जब मयंक उसके पास गया तो वो फट पड़ी। खबरदार, जो मेरे करीब आए। क्या सोचकर तुमने मुझसे शादी की है? पता नहीं मेरे पिताजी को तुम में क्या दिखा। मैं बहुत ही शांति से उसकी बात सुन रहा था। तो क्या तुमसे पूछा नहीं किसी ने? अरे मुझसे पूछते तो मना नहीं कर देती कि मैं। क्या तुम किसी और से? मयंक के शब्द में बीच में ही रह जाते हैं। उसकी बात पर गुस्से से तमतमाती हुई बोलती है प्राची, बस तुम लड़के की सोच ना यहीं तक सीमित है। अरे हम लड़कियों के कोई और अरमान नहीं हो सकते क्या? और कोई वजह नहीं हो सकती क्या? मयंक को अपनी कही बात पर पछतावा होता है। वो माफ़ी मांगता है और कहता है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। चलो बताओ क्या बात है? जैसे जीवन साथी की मैंने कल्पना की थी तुम वैसे नहीं हो। न रूप, न रंग, न पैसा। मैं नहीं मानती इस शादी को। मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। ये बोलकर वो करवट बदल कर लेट जाती है और रोते रोते सो जाती है। पर मयंक की आंखों में नींद नहीं आती। पलंग के एक सिरहाने पर वो लेटा हुआ खुली आंखों में बस छत को देखता रहता है। प्राची के कहे शब्द उसके कानों में घूम रहे थे। कुछ दिन बीत जाते हैं। मयंक हर तरीके से प्राची का दिल जीतने की कोशिश करता है, पर यह सब बेकार, क्योंकि प्राची ने यह तय कर लिया था कि मयंक को इतना परेशान करेगी कि वो खुद ही उसे छोड़ देगा। घर का माहौल ख़राब ना हो और सास ससुर की नज़र में प्राची की छवि खराब ना हो, ये सोचकर मयंक उसे अपने साथ शहर ही ले जाता है, जहाँ वो नौकरी करता था। हालांकि उनकी नौकरी इतनी छोटी भी नहीं थी कि वो प्राची की खुशियों का ख्याल ना रख पाए। बस प्राची की दूसरों की तुलना करने की आदत उसकी गृहस्थी खराब कर रही थी, जिसकी अभी उसे समझ नहीं थी। खैर, वो प्राची को लेकर घर आता है। स्वागत है आपका मैडम, वो दरवाजे पर खड़ा बोलता है। 2 कमरों का छोटा सा घर, पर साफ सुथरा, जिसमें ज़रूरत का सारा सामान मौजूद था। प्राची मुंह बना के, स्वागत तो ऐसे कर रहे हो जैसे राजमहल में लेके आए हो। प्राची की बात मयंक को दिल तोड़ देती है, पर मयंक हर बार हंसकर टाल देता है। अगले दिन सुबह प्राची आराम से सो रही थी। मयंक, उठो प्राची, मुझे लेट हो रहा है, जल्दी नाश्ता बना दो। प्राची, मुझसे कोई उम्मीद मत रखो, समझे? मैं नहीं बनाने वाली कोई नाश्ता। ये बोलकर वो करवट ले लेती है। मन में अब तो पक्का झगड़ा होगा। मयंक हंसकर, कोई बात नहीं, पहले भी मैं खुद ही बनाता था, अब भी मैं बना लूँगा। बताओ क्या खाओगी? प्राची, मन में किस मिट्टी का बना है ये आदमी, कितना भी कुछ कह दो गुस्सा ही नहीं करता। मयंक, चलो बोलो जल्दी, क्या खाओगी? जहर, प्राची गुस्से से बोलती है। अब जहर तो मुझे बनाना नहीं आता, उसके लिए तो तुम्हें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। ये बोल वो हंसना हंसना लगा। किचन में चला जाता है। प्राची झल्ला जाती है उसकी बात पर वो उठती नहीं है। कुछ समय बाद मयंक वापस आता है। मैंने तुम्हारे लिए भी नाश्ता बना दिया है, ओके? ये बोल वो जल्दी से उनका माथा चूम लेते हैं और बाय करके चला जाता है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि प्राची को कुछ समझ नहीं आता। आज मयंक ने पहली बार उसे छुआ था। एक मीठा सा एहसास उसके अंदर दौड़ गया, पर जल्दी ही फिर से वही सब उसके दिमाग में घूरने लगा था। वो उठती है और नहाकर तैयार हो जाती है। बाहर आकर देखती है टेबल पर नाश्ता रखा हुआ था और साथ में एक चिट्ठी भी। वो चिट्ठी पढ़ने लगती है। हम अब तो उठ गई ना, तुम्हारे तकिए के नीचे कुछ पैसे रखे हैं। घर पर बैठकर बोर होने की ज़रूरत नहीं है।
पास में ही मॉल है, वहाँ जाओ और जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो ले आओ। शाम को जल्दी आ जाऊँगा, तुम्हारा मयंक। चिट्ठी पढ़कर हल्की सी स्माइल आ जाती है उसके चेहरे पर और वो चली जाती है बाहर मॉल में घूमने। घूमते उसकी नज़र अपनी सहेली रूपाली पर पड़ी। उसने आवाज़ लगाई, रूपाली। रूपाली को देखते ही उसकी आंखें फटी रह गई। महंगी साड़ी, गहने, क्या ठाठ सी रूपाली की। रूपाली उसको देखकर खुशी से अपने गले लगा लेती है। तू यहाँ कैसी? तू बहुत सुंदर लग रही है, प्राची होश में आते हुए। अच्छी हूँ, तू तो पहचान में भी नहीं आ रही। इतने में हैंडसम सा लड़का रूपाली के पास आकर, मुझे नहीं मिलाओगी? अपनी सहेली से बोलता है। प्राची, ये है मेरा पति। अब तो प्राची के जलने की कोई सीमा नहीं रही थी। रूपाली का पति बिल्कुल वैसा था जिसकी कल्पना कभी प्राची ने की थी। बस अब तो उसे मयंक पर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। उस पर से रूपाली के पति का रूपाली के लिए बेहिसाब प्यार आग में घी डालने का काम कर रहा था। वो प्राची के सामने ही उसको ज्वेलर्स की दुकान पर ले गया और रूपाली को मना करने के बावजूद भी उसके गले में सोने की चैन पहना दी। मन में कितनी लकी है रूपाली, और एक मैं। बस 10,000 रुपये दे दिए, जाओ शॉपिंग कर लो। दंदनाती हुई वो वापस आ जाती है और गुस्से से सारा सामान वहीं सोफे पर पटक देती है और खुद खड़ी हो जाती है। खिड़की पर जाकर कुछ समय मयंक आता है। खिड़की पर खड़ी प्राची पर नज़र जाती है। गुलाबी रंग की साड़ी में वो कहर ढा रही थी। दिल मचल उठा था मयंक का। वो धीरे से उसके पीछे जाता है और उसे बालों में गजरा लगाने लगता है। अचानक से हुई इस हरकत से प्राची संभल नहीं पाती। वो पीछे पलटती है तो मयंक को खुद के बेहद करीब पाती है। गजरा लगाकर मयंक उसको आईने के सामने ले जाता है और पूछता है, कैसा लगा? गुस्से से अपने बालों से गजरा निकाल वो कूड़े में फेंक देती है। अब मयंक उसकी तरफ हैरानी से देखता है। ये लाए हो तुम मेरे लिए इतना मामूली सा तोहफा? खैर, मैं क्यों शिकायत कर रही हूँ, जबकि मुझे पता है इससे ज़्यादा देने की औकात नहीं है तुम्हारी। उसका एक एक लफ्ज़ मयंक का सीना छल्ली कर रहा था। उस पर भी प्राची का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर, क्या हुआ है प्राची? क्यों तुम हर समय ऐसा व्यवहार करती हो मेरे साथ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं वो लाऊंगा तुम्हारे लिए जो तुम्हें चाहिए। दिन रात मेहनत करूँगा, हर सपना पूरा करूँगा तुम्हारा। बस तुम अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे दो मुझे, थोड़ा सा प्यार दे दो प्लीज़। ये बोल वो प्राची को अपने सीने से लगा लेता है। बस पर प्राची उसको दूर धकेल कर देती है। नहीं चाहिए मुझे तुमसे कुछ भी। दम घुटता है मेरा इस घर में, इस रिश्ते में। आज़ाद होना चाहती हूँ मैं। तुमसे तलाक चाहिए। बोलो, दे सकोगे? उसकी बातों से मयंक की आंखों से आंसू आ जाते हैं। दिल बुरी तरह से टूट जाता है उसका। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो बस मुझे थोड़ा टाइम दो। जल्द ही मैं तलाक के पेपर तैयार करवाता हूँ। ये बोल वो घर से बाहर चला जाता है और प्राची वहीं बैठ रोने लगती है। दिन बीत रहे थे। मयंक को प्राची से बहुत कम बात करता था, बस उतनी जितनी ज़रूरत हो, और ना ही प्राची कोशिश करती थी कभी उससे बात करने की। सुबह जल्दी उठ नाश्ता बना देती थी। मयंक भी चुपचाप खा लेता और ऑफिस चला जाता और रात को देर से आता। बस यही रूटीन हो गया था उसका। एक दिन प्राची किसी काम से बाहर गई कि एक रेस्टोरेंट में बैठे रूपाली के पति पर उसकी नज़र गई, जो लड़की के साथ था और दोनों बहुत ही करीब थे। प्राची को तो विश्वास नहीं हो रहा था। ये तो रूपाली के पति, ये कि ऐसे कैसे किसी के साथ? उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो उल्टे पैर वापस घर आ जाती है। रात को मयंक आता है तो देखता है कि आज प्राची खोई खोई सी है। बिस्तर पर भी वो करवटें बदलती रहती है। जब मयंक से रहा नहीं जाता तो वो पूछ ही बैठता है, क्या बात है, कोई परेशानी है? प्राची मन में, इन्हें कैसे पता कि मैं परेशान हूँ? मैं तो कभी कोई बात नहीं इनसे नहीं करती। नहीं, कोई बात नहीं। ये पहली बार था जब प्राची ने मयंक की बात का सीधा जवाब दिया था। ये बोला वो करवट बदल लेती है और मयंक भी, पर दोनों की आंखों में नींद नहीं होती। अगली सुबह मयंक की ऑफिस जाने के बाद प्राची सोचती है एक बार रूपाली से बात की जाए। उसके पास उसके घर का पता था तो वहाँ के लिए निकल जाती है। उसके घर जाते समय वो उसके लिए 1-2 तोहफे ले लेती है, ये सोचकर कि खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। उसके घर के सामने पहुंचकर वो अपनी साड़ी ठीक करती हुई आगे बढ़ती है कि हाथ से गिफ्ट वाली बैग नीचे गिर जाती है। तो उसको उठाने के लिए जैसे ही झुकती है कि उसकी नज़र खिड़की से होते हुए अंदर चली जाती है। अंदर रूपाली अपने पति पर चिल्ला रही थी,
आपके किसी और लड़की के साथ संबंध है, शर्म नहीं आई आपको? अभी उसकी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि एक चांटा उसके मुंह पर पड़ता है। रूपाली का पति उसका मुंह दबाते हुए, औकात मेरा समझी तुम? अरे थी क्या तू? मेरे से शादी करने के बाद तेरी पहचान बनी है। ये महंगे कपड़े, ये जेवर, ये शानी शौकत, कभी सोचा था सपने में भी? नहीं ना। यहाँ रहना है तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। बाहर खड़ी प्राची को लगता है कि ये चांटा उसके मुंह पर मारा है, उसकी सोच पर मारा है। इस इतने में रूपाली का जोरदार थप्पड़ खींचकर अपने पति पर मुंह पर मारती है। और सारे गहने भी ये लो, रखो अपने गहने अपने पास। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ भी। मुझे एक प्यार करने वाला पति चाहिए, दिखावा करने वाला नहीं, जो बिना बोले मेरी सारी बात समझ जाए। ऐसा जीवन साथी चाहिए मुझे, और उसके साथ तो मैं झोपड़ी में भी रह लूँगी, समझे? ये बोल रूपाली अपने पति का घर छोड़ चली जाती है। और प्राची अपने घर सैकड़ों विचार अपने मन में घुमा रहे थे। आज एहसास हो गया था उसको कि वो कितना गलत कर रही है। आज मयंक के लिए इज्जत बढ़ गई थी उसके दिल में। आज उसको समझ आ गया था कि जीवन साथी पैसे वाला नहीं सही, प्यार करने वाला होना चाहिए। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, आत्माधिकार कर रही थी उसने सोच लिया था कि मयंक से अपने किए की माफ़ी मांग लूँगी, उसके बाद मयंक जो भी सज़ा देगा वो भी सह लूँगी। ये सोचते हुए वो घर पहुँच जाती है। आज पहली बार ये घर उसे अपने लग रहा था। जल्दी से खाना बनाकर वो मयंक का इंतज़ार करने लगती है। मयंक घर आता है। वो थका हुआ सा सोफे पर बैठ जाता है कि प्राची उसके सामने जाकर पानी। मयंक हैरानी से उसकी तरफ देखता है। इससे पहले कभी प्राची ने उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। वो पानी का ग्लास ले लेता है। वैसे मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। प्राची एकटक उसकी तरफ देखती है। वो अपने बैग में से तलाक का पेपर निकाल उसके हाथ में रख देता है। प्राची को एक सा धक्का लगता है। मैंने अपने साइन कर दिए हैं, तुम भी कर दो और तैयारी करो। कल रात को ही मैं तुम्हें अपने घर छोड़ आऊँगा और तुम्हें किसी को भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लूँगा। ये बोल वो कमरे में जाकर लेट जाता है। प्राची बाहर खड़ी बस खाली आंखों से उन कागज़ों को देखती रहती है जिन पर मयंक का साइन थे। खुद से नफ़रत होने लगी थी उसको। उसका दिल कर रहा था कि धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। अगली सुबह प्राची के उठने से पहले ही मयंक ऑफिस चला गया था। प्राची उठती है, देखती है कि नाश्ता टेबल पर रखा है और साथ में एक चिट्ठी भी है। आज ऑफिस से ज़्यादा काम है तो जल्दी चला गया हूँ, तुम जल्दी तैयार कर के रहना, रात को निकलना है। ये पढ़ते ही कब से रुके हुए आंसू बह जाते हैं उसके। रोते रोते वो बोलती है, कम से कम माफ़ी मांगने का मौका तो दे देते। पूरा दिन रोती रहती है। वो खाना भी नहीं खाती। बड़ी मुश्किल से वो अपना सामान पैक करती है। रात होते हैं थके कदमों से मयंक वापस आता है। रो रो कर आँखें उसकी लाल हो गई थी। वो अंदर जाता है। बाहर सोफे पर ही प्राची बैठी होती है, चेहरा मुरझाया हुआ था। मयंक उसकी तरफ बिना देखे सारा सामान रख लिया था। कहीं कुछ रह तो नहीं गया? प्राची मन में, मेरा दिल रह गया है तुम्हारे पास मयंक। प्राची के पास जाकर चलो। वो सामान उठाकर आगे बढ़ता है कि प्राची उसका हाथ पकड़ लेती है। मयंक के कदम रुक जाते हैं। वो पीछे मुड़कर देखता है। आंसुओं से भीगा हुआ प्राची का चेहरा नज़र आता है उसको। ऐसे देख मयंक के दिल में एक टिस सी उठती है। क्या बात है, कुछ चाहिए क्या? प्राची का शब्द जवाब दे जाता है। वो रोते रोते उसके सीने से लग जाती है। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे खुद से दूर मत करो। मुझे समझ में आ गया है कि पैसे से ज़्यादा प्यार ज़रूरी है। मुझे एक मौका दो। मुझे तलाक नहीं चाहिए। न रोने की वजह से उसकी आवाज़ साथ नहीं दे रही। उसके आंसू मयंक की कमीज़ में भिगो रहे थे और बेचैन कर रहे थे मयंक को। जिस प्यार का इंतज़ार मयंक इतने दिनों से कर रहा था, वो आज उसको महसूस हो रहा था। उसकी आंखों से भी आंस गिर रहे थे। वो कस कर प्राची को अपने सीने से लगा लेता है और रोते हुए बोलता है कि फिर से छोड़कर जाने की बात तो नहीं करोगी ना, वरना मैं मर। प्राची उसके होठों पर अपने होठ रख देती है, फिर उसे हल्का सा दूर होकर, खबरदार जो दोबारा तुमने ऐसी बात। मयंक मुस्कुराकर उसकी तरफ देख रहा था। उसको अपनी तरफ एक टक देखकर पाकर प्राची शर्मा कर अपनी पलकें झुका लेती है। मयंक उसको अपने करीब कर लेता है। प्राची के हाथ उसकी कमर पर कस जाते हैं। आज सही मायने में मिलन हुआ था दो आत्माओं का। मयंक के प्यार, सब्र और त्याग की जीत हुई थी आज। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।